गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट थर्ड के पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम पिछले लेक्चर से आपके यूनिट 1 के पहले चैप्टर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की बात शुरू कर चुके हैं। आज इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से तत्व हैं या कौन से एलिमेंट्स हैं जो राष्ट्रवाद को प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। एक नाम सुना होगा आपने, हेरोल्ड जे लॉस्की। लंदन में प्रोफेसर थे और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करता हूँ, शायद आपको पता हो। प्रोफेसर लॉस्की ने जवाहरलाल नेहरू को पढ़ाया था और पंडित नेहरू ने जो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद जो शुरू किया, उसकी पृष्ठभूमि में लॉस्की के विचारों का एक बड़ा अहम योगदान रहा है। ये जो हेरोल्ड जे लॉस्की हैं, ये मूलतः उदार समाजवादी विचारक हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन जो है उदारवाद का जनक राष्ट्र माना जाता है, लेकिन लॉस्की समाजवाद का समर्थन करते हैं। वो ये मानते हैं कि बहुलवाद, जिसको आप प्लुरलिज्म कहते हैं, कि समाज में बहुत से वर्ग होते हैं, हर एक की अपनी मांग होती हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो शासन प्रणाली में, अधिकारों में, कर्तव्यों में सबको समानता से देखना जाना उचित नहीं होगा, बल्कि जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए और इस विषय में सरकारों को एक प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। अब मैं लॉस्की की बात पे आता हूँ। लॉस्की ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद के किसी एलिमेंट को खोज पाना, किसी तत्व को खोज पाना आसान नहीं होता, क्योंकि कब कौन सा तत्व कहाँ राष्ट्रवाद को प्रेरित कर दे या दबा दे, इस पर आप कोई अंधा विश्वास नहीं कर सकते। जैसे आप उदाहरण अपने देश के लें, जो कि लॉस्की की बात को सही साबित करता है। भारत ब्रिटेन के अधीन आ चुका, ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर चुकी पूरे देश के ऊपर, टुकड़ों में, किश्तों में करते करते, और उनके शोषण की परिणति के रूप में 1857 आ गया और मेरठ की छावनी से एक सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया। कारण ये दिया गया कि जो वो कारतूस थे वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए हैं, और क्योंकि उस समय की ब्रिटिश फौज के अंदर मुसलमान और हिंदू भारी संख्या में थे, तो दोनों के ही जो धार्मिक विश्वास थे वो इनके खिलाफ थे। सूअर की चर्बी से बने कारतूसों के और गाय की चर्बी से बने कारतूसों के। एक मेरठ की छावनी से एक क्रांति की शुरुआत होती है, जिसको कि ब्रिटिश इतिहासकार एक विद्रोह कहते हैं, कि एक म्यूटनी थी, सैनिक विद्रोह था। पर इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं कि बेसिकली वो एक शोषण के शासन के खिलाफ असंगठित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, सफल नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश थी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इस आज़ादी की लड़ाई ने 90 साल बाद मिली आज़ादी की राह खोली थी। 1857 से 1947 हमें ये विश्वास दिया कि ब्रिटिशर्स को परास्त किया जा सकता है, देश से हटाया जा सकता है। यानी आप कल्पना करें कि दो धार्मिक विश्वास अगर हिले, और उसका अंजाम ये निकला कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने अपने इतिहास पे लिखा है कि 57 की क्रांति के बाद हमको भारत को दोबारा जीतना पड़ा था, इतनी ताकत लगानी पड़ी थी। वजह स्पष्ट थी, आपका जो शासन था वो अन्यायपूर्ण था और उसने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था। आगे चलें, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल का विभाजन, और यदि इस पर मैं जोड़ूं तो
1914 का आखिरी महीना, यानी 1915 की शुरुआत, महात्मा गांधी का भारत आगमन, ये सारे वो इवेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिनसे आप परिचित हैं कि राष्ट्रवाद कभी भी, कहीं भी, किसी भी घटना से उत्पन्न हो सकता है, प्रेरित हो सकता है। लॉस्की का एक कथन जो है कि हम किसी एक निश्चित घटना से इसको जोड़ नहीं सकते, किसी हद तक सही है, लेकिन फिर भी अब ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कुछ भागों में देखने की कोशिश करते हैं। पहला है धार्मिक एकता। अब देखिए, जब से मनुष्य ने सामाजिक होना शुरू किया है, मानव समाज को धर्म में जोड़ा है। आप कह सकते हैं, आपके दिमाग में सवाल आ भी सकता है, विभाजित भी तो किया है। किसी हद तक आप सही भी हैं, आप गलत नहीं हो सकते। लेकिन शुरुआत के दौर में जब मनुष्य छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, कबीला कल्चर था, उस समय धर्म जोड़ने का एक माध्यम था और अपने क्षेत्र विशेष के प्रति एक आकर्षण, एक निष्ठा, एक प्रेम, एक सम्मान स्वाभाविक तय उभरता था। तो धर्म को राष्ट्रवाद का एक तत्व मान सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि आज के समय में, स्पेशली आप देखें तो 20वीं शताब्दी के 50 वर्ष बीतने के बाद धर्म इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। प्रत्येक देश ने इसको व्यक्तिगत आग्रह का विषय मान लिया है। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का एक प्रमुख निर्माणक तत्व धर्म रहा है। दूसरा है सामान्य संस्कृति और परंपराएं। फिर हम बढ़ते हैं एक ब्रिटिश विचारक की ओर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ब्रिटिश विचारक हैं, उदारवाद के बहुत प्रबल समर्थक। वो ये मानते हैं कि जब आपकी परंपराएं और संस्कृति कॉमन होती है, उसमें कई कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, तो ये भी आपको जोड़ते हैं, आपको एक रखते हैं। हालांकि जो ये मिल के विचार हैं, ये उन्होंने ब्रिटेन को ध्यान में रखते हुए दिए हैं, और उस समय का ब्रिटेन बहुसांस्कृतिक नहीं है। आप ये पाएंगे कि राष्ट्रवाद मल्टी कल्चरल जो कंट्रीज़ हैं, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हैं, वहाँ भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है वहाँ नहीं होता, बस वहाँ मुद्दे और होते हैं, इशू दूसरे होते हैं। लेकिन एक सामान्य संस्कृति, एक कॉमन कल्चर और सामान्य परंपराएं, ट्रेडिशंस भी राष्ट्रवाद को बनाती हैं, एक शेप देती हैं, एक दिशा देती हैं। अगला बिंदु है भाषा की एकता। अब इस सवाल पर आप ऐतराज खड़ा कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। भारत सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, 10 भाषाओं को संविधान में दर्जा प्राप्त है, कई कोशिश कर रही हैं। राजस्थानी भी इसमें लाइन में लगी हुई है कि राजस्थानी को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। तो यहाँ पर जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो ये कि राष्ट्रवाद के एक निर्माणक तत्व के रूप में भाषा ने भी एक अहम रोल या एक भूमिका निभाई है। दुनिया के देशों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि भाषा की वजह से लोगों में एकता और अपने क्षेत्र के प्रति अनुराग व्यक्त हुआ है। जैसे आप उदाहरण लें, हम भारत की बात करें, जब राजभाषा के रूप में देवनागरी और अंग्रेजी को अपनाने की बात चली, तो दक्षिण के राज्यों ने इसका बड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ये उत्तर भारत जो है, जो हिंदी भाषी है, वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति हम पर लादने की कोशिश कर रहा है, और इस मामले में बड़े बड़े आंदोलन हो गए। देखिए, ये तो तस्वीर का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये हुआ कि दक्षिण की संस्कृति, उनकी भाषा, उसके प्रति उन्होंने अपना एक अनुराग व्यक्त किया। दुनिया के कई मुल्कों में ऐसा हुआ है कि भाषा ने भी एक राष्ट्रवाद के तत्व के रूप में एक प्रभावी भूमिका निभाई है। अगला है भौगोलिक एकता, ज्योग्राफिकल यूनिटी। देखिए, कई आप देशों को ऐसा पाएंगे कि उनका जो भौगोलिक पर्यावरण है वो ऐसा है कि बगैर एकता के उनका काम नहीं चल सकता। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, अगर आप रेगिस्तानी देश की बात करें जहाँ पानी की व्यापक समस्या है, या आप ऐसे क्षेत्र की बात करें जो लैंड लॉक्ड है, ये एक ज्योग्राफिक टर्म है,
अंतर्राष्ट्रीय संबंध में काम आती है। आपने पढ़ा भी होगा कि एक ऐसा देश जो चारों ओर से देशों से घिरा हुआ हो, तो वो अपना आवागमन कहां से करेगा? इसको आप यूं सोचिए, हमारे 3 तरफ समुद्र है, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। यानी हमारे पास 3 रास्ते हैं बाहर निकलने के। लेकिन अब आप तुलना कीजिए एक ऐसे देश की, दुनिया के नक्शे पर देखिएगा मिल जाएंगे आपको, जिनके चारों तरफ देश ही देश हैं। इसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट, जो देशों से घिरा हुआ है। वो अपना आवागमन, अपना व्यापार कहाँ से करेगा? और कल्पना करें कि यदि नज़दीकी राष्ट्रों से उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, तब उदाहरण आप लें इजराइल, आसपास जितने देश हैं सब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। ये ज्यू है, यहूदी देश है, यहूदी धर्म को मानते हैं और लैंड लॉक भी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जब आप पढ़ेंगे ना, तो जब मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था, ये सुएज नहर ही वो नहर है जहां से आवागमन करता है इजराइल। युद्ध हो गया था इस विषय के ऊपर। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर हमला बोल दिया था इजिप्ट पर, मिस्र पर, और खोलना पड़ा उस नहर को दोबारा। वो एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, सांस की नली है वो इजराइल की। तो राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए आपकी जो भौगोलिक स्थिति है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, इजराइल के चारों ओर जितने भी राष्ट्र हैं वो सब इस्लामिक देश हैं, और इजराइल पर ये इल्ज़ाम है कि 1948 में फिलिस्तीनियों को बाहर निकालकर इन्होंने इजराइल को बनाया है पश्चिम के सहयोग से। तो आसपास के जो देश हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनका सपोर्ट फिलिस्तीनियों के साथ है, वो इजराइल के साथ नहीं है। इम्पैक्ट क्या आता है कि जो इजराइल का राष्ट्रवाद है वो उसकी भौगोलिक स्थिति से भी उभर कर सामने आता है। तो राष्ट्रवाद के कुछ बिंदु ये तो हमने आज देखे हैं, कुछ बिंदु और हैं, उनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।